आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां कोयला लोडिंग अनलोडिंग के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट भी हो गई, जिसमें आडसू के कार्यकारी जिला अध्यक्ष समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बनियाडीह स्थित सीसीएल परियोजना कार्यालय और दुर्गा मंडप के पास की घटना है। मारपीट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। ट्रक में लोड हो रहे कोयला का काटा 25 टन की जगह 15 टन होने से विवाद शुरू हुआ था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक गाड़ी लोड हुआ सीसीएल के द्वारा विपिन सिंह का, और उसका 25 टन की जगह में लोड हो गया, आपका जाकर कांटा पंच हो गया था 15 टन का। उस विषय में वहाँ पर बात चल रहा था। बात चलते चलते उसको विपिन सिंह को हम समझाएं कि भैया दूसरे का बहकावों में मत आइए। यहाँ कांटा का जो मामला है सबको बैठ करके आपस में डिसाइड कर लीजिए। उसी बीच में हमारे साथ मारपीट किया है। खबर धनबाद से है, जहां विनोद बिहारी चौक के समीप नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया है। शराब के नशे में धुत नशेड़ियों ने हाथ में लाठी रॉड लेकर राह चलते लोगों की पहले बिना वजह पिटाई की। इसके बाद 8 लेन विनोद बिहारी चौक के पास पहुंचकर तांडव किया। नशेड़ियों ने सरेआम मारपीट, गाली गलौज और हंगामा किया है। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी दिख रही है। नशेड़ियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि 8 लेन सड़क होने के कारण ये इलाका धनबाद की सबसे बिजी सड़कों में से एक है और इसी व्यस्त सड़क के किनारे सरकारी शराब दुकान है, जहां इन दिनों अराजकता का माहौल बना हुआ है। शराब दुकान के आसपास लोग खुलेआम बैठकर शराब पीते हैं, फिर उपद्रव मचाते हैं। पुलिस ने 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश में जुटी हुई है। बोकारो के गोमिया में जंगली हाथियों के हमले से हुई दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मंत्री योगेंद्र महतो रिम्स पहुंचे हैं। दोनों मंत्रियों ने अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। डॉक्टर को निर्देश दिया गया कि घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई है। किस तरह के रंग लगा रही थी वो पूरा और खतरनाक लगा थे। दस्ती मंदाइज कर दिन कर देखे कर प्रयास कर बाहर रे लगातार आम पब्लिक देखे होना देख टीम यहाँ लगी है। घायलों का इलाज अच्छी तरह से चल रहा है। जो लोग एडमिट हैं वो खतरे से बाहर हैं, घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात यह कि हाथियों के झुंड से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। न केवल इनके विधानसभा क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी ये हाथी वहाँ जाएगा, वहाँ लोग जल देता है। तो कैबिनेट में हम लोग मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, सबकी बात हुई थी कि आखिर इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। हाथी आए दिन लोगों को मार रहा है, लोगों की जान जा रही है, बच्चों की जान जा रही है, तो जान से बड़ी कीमत तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस पर हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था, मंत्री जी ने बताया कि हम लोग वैक्सीनेशन कराकर जो हाथी है उसको हम लोग यहाँ से दूसरे राज्य भेजेंगे। रामगढ़ के सिद्धो कान्हू जिला मैदान में 8 फरवरी को होने वाले सांसद सामूहिक विवाह की तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ दिल्ली से बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी शामिल होंगे। सांसद सामूहिक विवाह उत्सव के संयोजक सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि 101 जोड़ों को घरेलू सामान के अलावे जीवन यापन के लिए ई-रिक्शा भी उपहार स्वरूप दिया जाएगा। सामूहिक विवाह उत्सव को लेकर पूरे सिद्धो कान्हू जिला मैदान को फूल और रंग बिरंगे कपड़ों से भव्य रूप से सजा दिया गया है। खासकर 101 विवाह मंडप काफी आकर्षक बनाए गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सामूहिक विवाह उत्सव को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर 50,000 से अधिक लोग सामूहिक विवाह उत्सव के साक्षी बनेंगे। देखिए, उपहार में सबसे बड़ा उपहार जो है, इनको जीवन बसाने के साथ साथ जीवन चलाने का भी हम लोग उपाय कर रहे हैं। आदमी को ये रहता है कि जो बेटी जहाँ जा रही है वहाँ अच्छा खाए, अच्छा पहने, अच्छा रहे। तो रोजगार जब तक नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए हम लोग तमाम जोड़ों को एक का जो है उपहार स्वरूप इलेक्ट्रिक रिक्शा, जिसको टोटो बोलते हैं, वो हम लोग दे रहे हैं ताकि उनका जो है जीवन यापन हो सके। जितने भी लोग यहाँ पर होंगे
उनके मनोरंजन के लिए, इस पूरे समारोह के गरिमा को ऊपर करने के लिए मनोज भाई अपना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। और उन्होंने समय निकाला है कि इन गरीब जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको अपना आशीर्वाद दे, इनके समारोह में आए, इनका सम्मान बढ़ाएं। इसके लिए मैं मनोज तिवारी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। धनबाद IIT ISM में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छात्रों के बनाए गए हाइड्रोजन और लिथियम बैटरी से चलने वाली साइकिल आकर्षण का केंद्र बनी। संस्थान के निदेशक ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस साइकिल की सराहना की। यही नहीं, प्रदूषण मुक्त बाइक कार भी आविष्कार किया जा रहा है। इससे फायदा ये हो रहा है ना कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं भी जाते हैं, साइकिलिंग से जाते, पैडलिंग करते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी हमारा चला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जा रहे हैं ना, ज्यादा हम लोग लॉन्ग टर्म में भी चले जाते हैं और हमारा बॉडी सेफ भी रहती है और फास्ट भी चले जाते हैं। हम लोग वो हाइड्रोजन साइकिल बना रहे हैं जिसका नाम दिए हम लोग हाइकल। तो इसमें हम लोग मेनली जो है हाइड्रोजन टैंक का यूज किए हैं, जिसका अभी फिलहाल कैपेसिटी इसका थोड़ा कम है क्योंकि 0.3 लीटर है। तो हमारा जो मोटिव था इसके पीछे कि हम एक छोटा सा कोई व्हीकल ऐसा बनाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, वातावरण को प्रदूषित न करता हो और सेम वही टाइम में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके जिससे वो कार से जाते हैं। हमारा ही रिसर्चर बनाए हैं तो उनको अच्छा लगेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। सस्ता तो है ही और हाइड्रोजन नया एनर्जी रूप में आ रहा है, स्टोरेज के रूप में आ रहा है, तो आगे तो जाएगा। ये साइकिल का और एक महानता ये है कि वो पेडल में चल सकता है, हाइड्रोजन में चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी चल सकता है, बैटरी में भी चल सकता है। आज जहां दुनिया एक तरफ मॉडर्न कार और बाइक को एनर्जी के सोर्स अलग तरीके से चलाने के लिए आविष्कार कर रहे हैं, नई नई कार और बाइक में LPG, CNG या फिर लिथियम बैटरी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं IIT ISM के स्टूडेंट जो पुराने जमाने में लोग अपने आवागमन के लिए को साइकिल की तरह यूज करते थे, जो कि काफी सस्ती और सुगमता वाली होती थी, अब उसे भी हाइड्रोजन और लिथियम बैटरी से बना रहे हैं। और यह जो आप साइकिल देख रहे हैं, यह IIT ISM के स्टूडेंट ने बनाया है और यह 30 से 35 किलोमीटर 1 लीटर हाइड्रोजन में चलेगी और लगभग 20 किलोमीटर के पर आवर इसकी स्पीड है। यानी जिस तरह से शहरों में व्यस्तता बढ़ी है, पार्किंग की समस्याएं आई है, सड़क में ट्रैफिक होती है, उसके लिए यह साइकिल काफी हद तक एक वरदान है। ऑफिस में काम करने वाले लोग कई बार ट्रैफिक में फंस जाते हैं और वह समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं। अगर बात की जाए बड़े शहरों में, ट्रैफिक की ये स्थिति है कि लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं और ऐसे में IIT ISM के स्टूडेंट ने इस साइकिल को बनाया है और यह साइकिल पूरी तरीके से पॉल्यूशन मुक्त है। हालांकि जो पहले मानव पैडल से चलाने वाले साइकिल होते थी वह भी कहा जाए तो पॉल्यूशन मुक्त होती थी, लेकिन उसमें लोगों को अपनी एनर्जी लगाना पड़ता था। लेकिन इस साइकिल से लोगों की एनर्जी के साथ साथ लोग सुगमता से अपने गंतव्य तक भी पहुंचेंगे और उन्हें किसी ट्रैफिक का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। खबर जमशेदपुर से है, जहां दलमा वन क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। पर्यटन मंत्री सुखदेव सोनू ने दलमा में सफारी सेवा की औपचारिक शुरुआत की। हरी झंडी दिखाकर 5 सफारी वाहनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने 30 इको कॉटेज का भूमि पूजन भी किया। इससे आने वाले समय में दलमा क्षेत्र में पर्यटकों के ठहरने की सुविधाएं और बेहतर होंगी। सबसे पहले तो मकलूकोचा और पिंडरा बेड़ा में 15-15 इको कॉटेजेस और 5 सफारी वाहन। मुझको लगता है कि कल आने वाले दिन में टूरिस्ट के लिए यहाँ पर 59 रूम का एकोमोडेशन क्रिएट हो जाएगा। कुल मिला कर पर्यटकों के लिए एक नवीन अनुभव का केंद्र बनेगा। इसी कड़ी में आज हम लोगों ने शिलान्यास भी किया। और सरायकेला, खरसना और पूर्वी के लिए या झारखंड के लिए बोलिए बहुत ही बड़ा दिन रहा है और बहुत सौगात में यहाँ पर कई सारे जो यहाँ कॉटेज
नीचे में 15 और ऊपर में पिर्रा बेड़ा में भी 15 कॉटेज का आज भूमि पूजा मंत्री माननीय विभाग मंत्री जी का हाथों में, और हमारे घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन जी भी हैं, और हमारे आंदोलनकारी मोहन राय, उसके साथ साथ सभी यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा शिलान्यास किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। कोटा में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कोटा के जवाहर नगर इलाके में यह हादसा हुआ है। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि मलबे के अंदर से अब तक 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजस्थान के कोटा से बता रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हो गया है। कोटा में बिल्डिंग गिरने से हादसा हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कोटा के जवाहर नगर इलाके में यह हादसा हुआ है। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखें मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि जानकारी मिल रही है मलबे के अंदर कुछ और लोग अभी हो सकते हैं। अब तक 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 12 लोगों को मलबे के अंदर से निकाला गया। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो लोग मलबे के अंदर अगर फंसे हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाए। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें मौके पर अफरा तफरी का माहौल तो जरूर बना हुआ है, लेकिन राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। मलबे के अंदर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है, तो ऐसे में अब मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्डिंग गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक जवाहर नगर इलाके में बिल्डिंग गिर गई, जिसमें यह हादसा हुआ। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की अभी आशंका जताई जा रही है। अब तक 12 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जानकारी है कि अभी कुछ और लोग मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं, और इसमें देखिए राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए बिल्डिंग का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, टूटा हुआ ये हिस्सा बिल्डिंग का जो भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कोटा के जवाहर नगर इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है, जिसमें अब तक, और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, अपडेट मिल रहा है कि 20 छात्रों के मलबे के अंदर दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। मतलब अभी जो ये मलबा है जहां राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, वहां जानकारी मिल रही है, ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, 12 लोगों को सुरक्षित मलबे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जानकारी मिल रही है कि 20 छात्र छात्राएं इस मलबे के अंदर हो सकते हैं, ऐसी आशंका जाहिर की गई है, और इसलिए राहत बचाव का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। ये तस्वीर में आप देख भी पा रहे होंगे, जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग का जो हिस्सा टूटकर नीचे गिरा है और उसका मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 20 छात्रों के इस मलबे में होने की आशंका जाहिर की गई है, और फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। लाह की खेती ने झारखंड के 12 जिलों में किसानों को आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है। कुछ इलाकों में लाह की सामुदायिक खेती से किसान सालाना लाखों में कमाई कर रहे हैं। गुमला के रायडी प्रखंड के सुरसांग पंचायत के दर्जनों गांव के किसान अपने परंपरागत काम व खेती छोड़कर लाह की खेती कर रहे हैं। लाह की खेती ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। लाह कर खेती करिल तो हमरे मन के रोजी रोटी अच्छा से चलेल। एक बेर माघ महीना में लगाइल और फसिल के हमरे मन काटिल आषाढ़ महीना में लगाइल, और वो भी अच्छा से अच्छा लागेल तो हमरे मन के बढ़िया से 60,000, 70,000, 80,000 तक हमरे मन बेचिल। बड़ी अच्छी तरह से करते हैं, जैसे कि आजकल लाह की कटाई हो रही है, उसके बाद फरवरी आसपास इसका बिहन निकलेगा, उसको हम लोग लगाएंगे। फिर बरसात में उसका और एक बार माने कि इसके बेच के जो मुनाफा होता है उससे हमें अच्छी कमाई होती है, जिससे परिवार चलाने में भी हमें आसान होता है।
हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बोधी बागी में शहीदों की याद में मेला का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिवसीय शहीद मेले का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को अपने शहीद के बारे में बताना और उनके परिवार वालों को सम्मान देना है। कारगिल शहीद रघुवीर प्रसाद मेहता के स्मारक पर दर्जनों शहीदों की तस्वीर लगी हुई है और बताया जा रहा है कि यहां पर वीर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था, जिनके सम्मान में शहीद मेला का आयोजन किया जाता है। बोकारो में एक के बाद एक लापता हो रही महिलाओं के मामले पर हड़कंप मचा हुआ है। 4 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं मिला। परिवार परेशान है और एसपी से गुहार लगाने पहुंचा, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई और जल्द खोजने का भरोसा दिया है, लेकिन गुजरते समय के साथ परिवार की उम्मीद अब धुंधली होती जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बोकारो में कहां लापता हो रही लेडीज। 4 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं। अब तक 2 लापता महिलाओं का मिला शव। मिसिंग होने के बाद मर्डर, सहमे हैं परिजन। बोकारो से महिलाओं के लगातार लापता होने की खबर से हड़कंप है। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से 12 फरवरी से लापता रिंकू देवी का सुराग नहीं मिलने से परिवार बेहद परेशान है। परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। बेटे की माने तो मां दुकान से सामान खरीदने की बात कहकर निकली थी। थोड़ी देर बाद फोन पर बात हुई थी, उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। इंसाफ की आस लेकर परिजन एसपी आवास पहुंचे, लेकिन एसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में मां और बहन की खोज की उम्मीद लेकर पहुंचा परिवार बेहद निराश दिखा। की दुकान जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आने में। अच्छा, बस इतना ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर काफी देर तक आई नहीं घर। फिर आपने कॉल किया? हाँ। कांटेक्ट करने का कोशिश किया? हाँ। तो फिर उधर से मम्मी क्या बोली? पहले कॉल लगा नहीं था 2-3 बार, उसके बाद फिर जब कॉल लगा तो नेटवर्क ठीक नहीं था। कैसे बोकारो में आजकल इतना केस चल रहा है कि कोई सड़क पे निकल के टहलने के लिए गायब हो जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इस तरह का कोई अभी तक खबर आया नहीं, लेकिन आए दिन यहाँ पर सुनने को आता रहता है कि किस तरीके से यहाँ घटना बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदमी अंदर डर में तो रहता ही है कि पता नहीं क्या अनहोनी हुआ है क्या नहीं, तो वो एक डर तो बना रहता है। पूरे मामले पर न्यूज 18 की पहल के बाद पुलिस एक्शन में आई। सिटी डीएसपी ने मामले की गहराई से जांच किए जाने का भरोसा दिया और जल्द ही मामले के खुलासे का दावा भी किया। 12 का जो आया कुछ है अभी उसमें 1 से 2 दिन के अंदर उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये अनुसंधान डिटेक्शन के बाद ही इसमें और भी खुल करके इसमें बताया जा सकता है। कुछ जैसे बिंदु आया है जो अभी बताना उचित नहीं रहेगा इसमें। इन सब चीजों पे जो अभी उद्भेदन के बाद हम लोग और स्पष्ट करेंगे इसमें मामले। बोकारो में अपराधी गिरोह की ओर से बच्चों के अपहरण की कोशिश की गई थी, लेकिन इसमें विफल होने पर अब महिलाओं को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। पिछले 1 सप्ताह में 2 लापता महिलाओं की लाश बरामद होने से ये आशंका और गहरी होती दिख रही है। पुलिस एक्शन की बात करती है, लेकिन खोजबीन में हो रही देरी, लापरवाही के लग रहे आरोप और ढीला ढाला रवैया अपनों के फिर से पाने की परिजनों की उम्मीदों को धुंधली करता जा रहा है। न्यूज 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में संसद में विपक्ष के बवाल पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि संसद में पीएम मोदी को विपक्ष धक्का भी दे सकता था। उन्होंने केवल सनातन पर ही हो रहे अटैक पर भी सवाल उठाए। साथ ही राहुल गांधी की ओर से किताब का राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जिक्र किए जाने पर भी सवाल उठाए। संसद में बीते हफ्ते, इस हफ्ते जो कुछ हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। मेरे साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है। सवाल मेरा पहला यह है कि सदन के अंदर हंगामा पहले ही हो रहा था और अब पहले 1 किताब पे चर्चा हो रही थी, अब 41 किताबों पे चर्चा हो रही है और आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद कांग्रेस तो बहुत भड़क गई है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल
लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी एलओपी को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक व्यक्ति के कारण, केवल एक व्यक्ति के कारण, राहुल गांधी जी के कारण पूरी की पूरी संसद जो है वो ठप है। किस बात पर ठप है? एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं, पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। एक बहुत बड़ा आरोप लगा, और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद है। कांग्रेस की 10 महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां वो आ गए थे, और अश्विनी वैष्णव जी, अन्नपूर्णा जी, अनिल बलूनी जी, गिरिराज सिंह जी, कई एक ऐसे, अर्जुन मेघवाल जी, कई एक ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरा सीट थोड़ा पीछे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इन लोगों ने एक दीवार बना ली थी, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री के घेरे तक चले गए थे। पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, 5 बजे उनका जवाब था, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड में मैं स्पीकर के, ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। जैसे धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मानना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि प्रधानमंत्री जी को वहां आना चाहिए था। और कांग्रेस का जो ये डिक्टेटरशिप माइंडसेट है, कांग्रेस का जो एक हत्या का इतिहास रहा है, जो कांग्रेस के सभी नेताओं पर हत्या, मारपीट, गुंडागर्दी का जो इतिहास रहा है, वो पब्लिक के सामने आता कि लोकसभा के अंदर कांग्रेस का जो युवराज है राहुल गांधी, उसके नेतृत्व में कांग्रेस इतनी गिर गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा में भी है धक्का देने के लिए या कोई अप्रत्याशित घटना करने के लिए, उसको जो है कोई भी नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, या देश से मतलब नहीं है, प्रधानमंत्री से मतलब। क्या आपको लगता नहीं है, देखिए आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता, अब मैं बोलता हूं आप भी बिलो द बेल्ट चले गए। आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गए, 40 किताबें आपने यहां रखी हैं, किताबों से भरा बैग। मैंने कुछ नहीं बैग में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए, वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने? अय्याश तो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, अय्याश यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्याशी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? यदि इसके आगे आप मित्रोखिन डायरी देखिएगा तो इसमें कहा गया एचकेएल भगत से लेकर सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको महिला भी चाहिए थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, केजीबी के पेरोल पे सब थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो किताब, और यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी चले जाइए, किताब को पढ़िए। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो किताबों में लिखा हुआ है तो इसको बैन क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना, हमारी सरकार ने इन किताबों, ये सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप सदन में बोलेंगे तो वही किताब पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं। जब आप एक किताब पर चर्चा करिएगा तो चर्चा तो हजारों किताब पर होगी ना। सदन में हो क्या कर रहा है, सदन के अंदर क्या हो रहा है, सदन के बाहर क्या हो रहा है? अब रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको बोल दिया ये देश के दुश्मन है, और राहुल गांधी की तरफ से जो उनको शब्द बोला गया वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गद्दार उनको बोला गया। वो उनकी पार्टी में उनके पुराने बॉस रह चुके हैं, ऐसा कांग्रेस ने बोला। राहुल तो बॉस थे इनके, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया उनसे। देखिए, एक दिन लोकसभा में राहुल जी ने कहा था कि वो जिन लोगों के साथ खेलता था उन्हीं लोगों ने उसकी दादी की हत्या कर दी। खुद राहुल जी ने कहा था। तो सिख के प्रति जो उनका 84 का गुस्सा है,
वो फाइनली रवनीत बिट्टू पर आ गया। वो रवनीत बिट्टू पर गुस्सा नहीं है, ट्रेटर जो है वो सिख को मानते हैं। अब मैं एक एक करके गिनाता हूं। अबोध बालक, अय्याश, मेरा जूता हाथ नहीं मिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया गांधी सरनेम चुराया हुआ। तो गांधी सरनेम चुरा ही लिया ना। फिरोज गांधी थे, GHANDY थे ना। कहते हैं कि हमने जो है कन्यादान किया इंदिरा जी का, इसीलिए गांधी आ गया। मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मेरी जो बड़ी बहन की बेटी थी ना, वो अभी न्यूजीलैंड में है, उसके हस्बैंड न्यूजीलैंड में, वो लोग वहां के नागरिक हुए। मैंने उसका कन्यादान किया तो वो दुबे थोड़े हो गए। वो दीक्षित है तो वो दीक्षित ही रही। जो हस्बैंड का नाम है वही लड़की का नाम होगा। पर अब तो नया जमाना है। कोई भी नया जमाना, ये तो नए जमाने की बात कर रहा हूं। ये मैं कोई पुराने जमाने का आदमी थोड़े हूं। मैंने तो अभी कन्यादान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी और आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आपका। और यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए